आपने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी, एक अनार सौ बीमार। और यह भी जानते होंगे कि यह क्यों बोला जाता है। आपके पास एक वस्तु है लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए लंबी लाइन है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वह उसे मिल जाए। और इन दिनों राजनीति में तो यह शब्द एक तरह से रटा रटाया हो गया और कुर्सी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए होता है कि कुर्सी एक होती है, दावा कई लोगों का होता है, वह चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे वह मंत्री पद की हो, चाहे वह राज्यसभा की हो, चाहे वह कैबिनेट में जाने की हो, चाहे वह पार्टी के अध्यक्ष बनने की हो, पार्टी में पदाधिकारी बनने की हो, जिलों की लड़ाई हो। तमाम जगह अगर यह शब्द काम लिया जाता है तो कहा यही जाता है कि यह एक कुर्सी है राजनीतिक रूप से, और उस कुर्सी पर बैठने के लिए लंबी लाइन लगी है। इन दिनों राज्यसभा का चुनाव चूंकि घोषणा हो चुकी है राजस्थान के लिए, 18 जून को चुनाव होने हैं। उससे पहले राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 3 सदस्य रिटायर होने वाले हैं। 2 सीटें सबको पता है कि भाजपा के खाते में जाएगी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सदस्य जो संख्या है उसके हिसाब से भी, और जो रिटायर होने वाले सदस्य हैं उनमें 2 भाजपा के हैं, 1 कांग्रेस का है। और दोनों ही पार्टियों में यह स्थिति है कि एक अनार सौ बीमार। लेकिन भाजपा की बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आज करेंगे कांग्रेस की बात। और कौन सा वह बीमार होगा जिसको यह अनार का फल मिलने वाला है, और उस अनार के फल को खाने के बाद वह बीमार ठीक होकर, स्वस्थ होकर राजनीतिक रूप से दौड़ने लगेगा। इस पर हम बात करेंगे। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस कमेटी में इस समय जो हालात बन रहे हैं राज्यसभा की 1 सीट को लेकर, सीधे तौर पर तो कोई दावा नहीं है, लेकिन नाम बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहली समस्या यह है आला कमान। और आला कमान कांग्रेस के लिए हमेशा समस्या बना हुआ है, सिर्फ राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए नहीं, बाकी हर प्रदेश के लिए आला कमान सहायतार्थ नहीं होकर एक समस्या बना हुआ है। समस्या क्यों बना हुआ है? कि बिना आला कमान के निर्णय के, बिना आला कमान की मर्जी के कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता। वह चाहे एक विधानसभा का टिकट हो, एक लोकसभा का टिकट हो, एक राज्यसभा का टिकट हो, मुख्यमंत्री का चयन हो, मंत्रियों का चयन हो, स्थितियां यह है कि बिना आला कमान के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। यानी कि कांग्रेस एक तरह से केंद्रीयकृत व्यवस्था, जिसमें कि आला कमान फैसला करे और आला कमान के फैसले के अनुरूप जो भी हो उसे मानना कांग्रेस की मजबूरी हो जाती है प्रदेशों में। और आप यह तमाम प्रदेशों में देख जा सकता है। और फिलहाल राज्यसभा की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस बहुत कम राज्यों में सत्ता में है, या बहुत कम राज्यों में उसके पास इतनी सीटें बची हुई है कि वह कहीं ना कहीं से एक राज्यसभा का सदस्य अपना जीता कर भेज सके दूसरे प्रदेशों में जहां वह गठबंधन में, वहां भी गठबंधन वाले दलों के साथ में समझौता करके वह कहीं ना कहीं अपने सदस्य भेज पाती है। लेकिन कई बार वहां भी क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराया रहता है। लेकिन राजस्थान चूंकि यहां से अभी फिलहाल कांग्रेस के पास में इतने सदस्य संख्या है कि 1 सीट आराम से जिताने के बावजूद उसके पास कुछ सदस्य एक्स्ट्रा बच जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सदस्य बचने का फायदा तो तब होता है जब चौथा उम्मीदवार आए, और चौथा उम्मीदवार ऐसा हो जो कांग्रेस के बचे हुए सदस्यों को वोट अपने पक्ष में करने के अलावा भाजपा में क्रॉस वोटिंग करा सके। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। तब होगा जब दोनों पार्टियों की ओर से सदस्यों के नामों का ऐलान हो जाएगा, और फिर अगर कोई चौथा सदस्य आता है तब जाकर कोई समीकरण बदलता है। अन्यथा निर्विरोध निर्वाचन राजस्थान में 2 भाजपा सदस्यों का और 1 कांग्रेस सदस्यों का होना तय मानकर चलिए। लेकिन कांग्रेस में कौन होगा, असल बात है। क्योंकि कांग्रेस में अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी नहीं, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब राज्यसभा में जो सदस्य गए उनमें से स्थानीय स्तर पर सिर्फ नीरज डांगी का चयन हुआ। इसके अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला सहित तमाम सदस्य, केसी वेणुगोपाल, यानी कि पार्टी अध्यक्ष, यूपीए चेयरमैन से लेकर पार्टी के संगठन महासचिव, प्रवक्ता और आला कमान के चहेते प्रमोद तिवारी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम नेताओं को राज्यसभा से जाने का सबसे आसान रास्ता राजस्थान नजर आया और यहां से वे चले गए। लेकिन उस समय नीरज डांगी को भी राजस्थान से भेजा गया जो स्थानीय है। लेकिन अब चूंकि स्थितियां बदल चुकी, सरकार नहीं, सीट सिर्फ एक है, उस सीट पर स्थानीय बनाम बाहरी का मामला बनता है। लेकिन बाहरी का मामला बनता तब है जब राजस्थान का कोई नेता या कांग्रेस की संस्था, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यह मांग करे हाईकमान से कि
एक स्थानीय उम्मीदवार दे दीजिए हमें, क्योंकि एक ही सीट बची है, ताकि राजनीतिक रूप से हम संदेश दे सकें। लेकिन क्या किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वह आलाकमान से सामना करके यह बात कह सके? तो यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि यहां से अब उम्मीदवारों की जो लाइन है वह कितनी लंबी है। दरअसल अगर आलाकमान फैसला करेगा तो ये तय मान के चलिए कि दिल्ली से कोई भी चेहरा आएगा, उस पर तमाम सदस्यों को हामी भरनी पड़ेगी, नामांकन पर प्रस्तावक समर्थक के रूप में साइन करने पड़ेंगे, और फिर वह सदस्य राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा और उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं होगा, यह तय मान के चलिए। लेकिन अगर हाईकमान यह सोचता है कि 2028 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, इससे पहले यहां स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव है, ऐसे में भाजपा के सामने स्थानीय किसी ऐसे चेहरे को राज्यसभा के रूप में लाकर और दिल्ली ले जाया जाए जो राजस्थान को पार्टी में फायदेमंद सौदा साबित हो सके। लेकिन ऐसा चेहरा होगा कौन? तो दावेदारों की बात करते हैं। दावेदार अगर दोनों तरफ से, हाईकमान और राजस्थान दोनों तरफ से सोचा जाए, तो सबसे बड़ा दावा अगर पवन खेड़ा का माना जा रहा है। और क्यों माना जा रहा है कि आपने देखा होगा कि पवन खेड़ा तेज तर्रार प्रवक्ता है पार्टी के, और इन दिनों असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ जो फर्जी पासपोर्ट का मामला उन्होंने उठाया था, उसे लेकर संकट में है। कई दिनों तक फरार भी रहना पड़ा था, बाद में जमानत मिली, लेकिन अभी कानूनी पचड़े में वे आसाम और दिल्ली के चक्कर लगा रहे। ऐसे में क्या पवन खेड़ा पर उस समय जब पार्टी साथ खड़ी हो सकती है, तो क्या पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजा जा सकता है? यह सबसे बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। और पिछली बार भी आपको याद होगा जब उनका नंबर नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कहां कमी रह गई। तो क्या उनकी तपस्या अब इस कानूनी पचड़े में फंसने के बाद पूरी हो गई है? पार्टी उन पर भरोसा करके उन्हें राज्यसभा में भेज सकती है। इसके अलावा अगर आलाकमान अपनी तरफ से उम्मीदवार भेजे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, उन पर चर्चा नहीं करके राजस्थान से जो नेता इस समय दावेदारी में है। समस्या यह है कि एससी के उम्मीदवार रिटायर हो रहे हैं, तो क्या पार्टी किसी एससी के उम्मीदवार को भेजेगी? अगर एससी के उम्मीदवार को भेजा जाता है तो फिर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह यहां से बने, सोनिया गांधी यहां से बनी, अब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है वर्तमान का वह भी जून में ही खत्म होने वाला है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं? इसे लेकर भी मंथन चल रहा। अब बात करें स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय उम्मीदवारों में चर्चा यह है कि किसी अल्पसंख्यक को भेजा जाए, लेकिन समस्या यह है कि अल्पसंख्यकों में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे भेजकर पार्टी पूरे राजस्थान में फायदा ले सके। ऐसे में दूसरा जो नाम पवन खेड़ा के बाद में राजस्थान में चल रहा है चर्चाओं में, उस पर गंभीरता नजर आ रही है, और वह नाम है डॉक्टर सीपी जोशी का। सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व लोकसभा सदस्य और कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रभारी महासचिव के तौर पर कई राज्यों का जिम्मा संभाल चुके हैं, राहुल गांधी की टीम के मेंबर रहे हैं। लेकिन तब की परिस्थितियां अब की परिस्थितियों में बदलाव काफी आ चुका है। उस बदलाव में क्या डॉक्टर सीपी जोशी, जिनका नाम बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में इस समय कांग्रेस के पास में कोई भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को कई राज्यों में उठाना पड़ रहा है। हालांकि प्रमोद तिवारी भी राजस्थान से सदस्य हैं, लेकिन प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखते, और राजस्थान के सदस्य बनने के बावजूद उन्होंने राजस्थान से दूरी बना रखी है, इसलिए राजस्थान में उनका कोई प्रभाव कहीं नहीं नजर आता। लेकिन सीपी जोशी अगर बनते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों पर भी वे प्रभाव डाल सकते हैं ब्राह्मणवादी चेहरे के रूप में। लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी तो ओबीसी वोटों के पीछे पड़े हैं, तो क्या वे ब्राह्मण किसी नेता का नाम आगे बढ़ाएंगे? लेकिन राजस्थान कांग्रेस से लेकर राजस्थान के नेताओं में यह नाम बड़ा गंभीरता के साथ लिया जा रहा है कि अगर डॉक्टर सीपी जोशी राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली चले जाते हैं निर्वाचित होकर, तो इसका प्रभाव राजस्थान में कांग्रेस के लिए सकारात्मक पड़ सकता है, क्योंकि इस समय
ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान भाजपा ने दे रखा है। अब उसकी कोट काट करनी है तो कहीं ना किसी ब्राह्मण चेहरे को किसी ना किसी स्तर पर आगे बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी का नाम बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। कहने को लोग कह रहे हैं कि नीरज डांगी दोबारा राज्यसभा जा सकते हैं। जा तो कोई भी सकता है, लेकिन पार्टी का नफा नुकसान की बात करें तो नीरज डांगी के राज्यसभा सदस्य बनने का पार्टी को पूरे राजस्थान तो छोड़िए, उनके खुद के जिलों में भी कोई फायदा नहीं हुआ। और विधानसभा में जो स्थिति उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद हुई, वे तमाम लोगों को पता है। वे खुद लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारे, उसके बावजूद वे राज्यसभा में गए, लेकिन पार्टी को कहीं कोई फायदा नहीं दिला पाए। ऐसे में नीरज डांगी का जाना संभव नजर नहीं आता। लेकिन चूंकि कांग्रेस है, कांग्रेस किसे भेज दे यह भी पता नहीं। अब बात करें अल्पसंख्यकों की। अब अल्पसंख्यकों में किसे भेजा जाए, तो किसी समय यहां से दुरू मियां सदस्य हुआ करते थे, अबरार अहमद सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उस समय अल्पसंख्यक वोटरों की, अल्पसंख्यक नेताओं की स्थिति अलग हुआ करती थी। अब अल्पसंख्यक वोटों की स्थिति अलग है और फिलहाल राजस्थान में कोई एक नाम ऐसा नहीं है जो अल्पसंख्यक समाज में पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रभाव रखता हो। लेकिन अगर मांग उठ रही है तो उस मांग को क्या पार्टी मानते हुए आगे बढ़ा सकती है, और बढ़ा सकती है तो वह चेहरा कौन हो सकता है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक विभाग के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान में, वे भी दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा उनका इसलिए कमजोर हो जाता है, वे दिल्ली के जरिए बन के आए। राजस्थान के नेता उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मजबूरी है मंचों पर जगह देना, और अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं का जाना यह उनकी मजबूरी है। ऐसे समय में जब अल्पसंख्यक की बात आएगी तो क्या राजस्थान के नेता अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को आगे बढ़ाएंगे और उनके नाम पर हामी भरेंगे? ऐसा संभव नजर नहीं आता। तो अन्य चेहरों की बात करें तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुदवाली भी दावेदार हैं, लेकिन खानू खान बुदवाली पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तो नजदीकी हैं, लेकिन क्या बाकी लोग उनको पसंद करके उनके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसा हो सकता है। 50-50 इसकी संभावना बनती है। लेकिन एक संभावना और बनती है, जैसा मैंने बीजेपी के लिए भी कहा था कि इस समय नारी वंदन और नारी सशक्तिकरण के साथ में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों में एक दूसरे के खिलाफ यह चर्चा चल रही कि कांग्रेस ने वह बिल पास नहीं होने दिया महिला आरक्षण को लेकर, तो कांग्रेस कहती है कि 2023 में पास कर दिया था, उसे लागू कर दिया जाए। इस कशमकश के बीच क्या कांग्रेस किसी महिला पर विचार कर सकती है, और अगर वह महिला अल्पसंख्यक हो तो क्या उस पर विचार हो सकता है? अगर इस तरह की बात होती है तो सिर्फ एक चेहरा है जिस पर इन दिनों चर्चा चल रही, और वह चेहरा यूथ कांग्रेस से लेकर इस समय एआईसीसी तक अपनी जमीनी मेहनत की वजह से पहुंचा है, और वह चेहरा है रेहाना रियाज चिश्ती का। महिला कांग्रेस की राजस्थान की पूर्व अध्यक्ष रहने के अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष भी वे रह चुकी हैं, और इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं, और सचिव के रूप में लगातार काम कर रही हैं, और बहुत साधारण परिवार से चलकर आज जिस जगह पहुंची हैं, कोई भी कांग्रेस में यह नहीं कह सकता कि रेहाना रियाज ने जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं की है, और मेहनत के बल पर ही पहचान बनाई है। हालांकि वे चूरू से कई बार विधानसभा टिकट की दावेदार रही, लेकिन उन्हें कभी भी मौका नहीं मिल पाया। लेकिन कभी भी पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। यूथ कांग्रेस के समय से लेकर आज तक लगभग 30-32 साल के राजनीतिक कैरियर में हमेशा कांग्रेस के फ्रंट पर वे सक्रिय नजर आई थी, और अब चूंकि वे कांग्रेस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात को बल देने के लिए कांग्रेस रेहाना रियाज चिश्ती पर दांव खेल सकती है और उन्हें मौका दे सकती है, ताकि भाजपा को कहा जा सके कि हम ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, बल्कि हम राज्यसभा में भी एक महिला और अल्पसंख्यक चेहरे को भेजकर उस बात को बल देते हैं कि निश्चित तौर पर महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। तो क्या रेहाना रियाज चिश्ती को भी यह मौका मिल सकता है? कुल मिलाकर इन नामों में अभी
कश्मकश चल रही है स्थानीय कांग्रेस के अंदर। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि क्या कांग्रेस आलाकमान स्थानीय स्तर से किसी उम्मीदवार को मौका देगा। और लेकिन जिस तरह की परंपरा रही है कि कांग्रेस हमेशा दिल्ली पर निर्भर रही है, ऐसे में सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या हाईकमान अपनी पसंद से दिल्ली से किसी चेहरे को भेजता है, और अगर नहीं भेजता है तो फिर क्या राजस्थान कांग्रेस, जो नाम मैं बता रहा हूं, उन नामों में से किसी नाम को चयनित करके दिल्ली की मोहर लगाकर उसे राज्यसभा के जरिए राजस्थान का बड़ा चेहरा बनाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।